हेलो तनिष्का, गुड Hello, आफ्टरनून। good afternoon. Sir, can you wait 2 minutes? मैं PDF बना के होमवर्क का भेज रही हूँ. ओके ठीक है, भेज दो। Okay, sir. तो स्क्रीनशॉट भेजो, हमें क्वेश्चन आ गया है. हाँ भेजो ना, क्वेश्चन. भेजो भेजो भेजो। हाँ, 1 मिनट सर. तो हमको पता चले हम क्या क्या चैप्टर्स करने हैं इसके बाद। हाँ सर. एग्जाम्स कब से हैं? 12 सर जुलाई। एग्जाम फर्स्ट 12th से स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट से रिवीजन है. ओके ओके। सर मैंने भेज दिया. ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके सर. हम्म। तो बायो में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चल रहा है वो मैटर इन सराउंडिंग्स हो चुका है, और फिजिक्स में मोशन है, राइट? यस सर. तो इसके बाद हम मोशन वाला चैप्टर करेंगे। ओके। ओके सर. आई थिंक सो मोशन वाला चैप्टर स्लाइटली बड़ा है कंपेयर टू दी अबव टू। या. चलो, विल स्टार्ट द लेक्चर। कहाँ तक किया था हमने सेल? सर हमने 1 मिनट. हाँ. ये न्यूक्लियस से स्टार्ट करना, आई थिंक सो। 1 मिनट सर. हाँ सर, इधर से करना है. न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है, राइट? हाँ, सेल वॉल तक कर दिया था. सेल वॉल तक। और लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर पीपीटी वगैरह भी देखा था कि एंडोप्लाज्मिक यस रेटिकुलम, उसमें सर. हमने ये सारी चीजें देखी है। तो थोड़ा अभी रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। और उसमें हमने वो स्लाइड्स वगैरह भी देखे थे कि कौन सा कैसे, मतलब ऑनियन का रूट हाँ. कैसा दिखता है, कैसे माउंट करना है, यानी एक्टिविटी वाला पार्ट भी देखा था। चलो लेट्स कंटिन्यू विथ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का रिएक्शन सेंटर होता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर। वी had put iodine solution on the peel by what would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? तो कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा, बिकॉज सेल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। Try it and see what the यस. difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? तभी पूरा का सारा हर एक सेल इवनली कलर हुआ था क्या? नहीं uh, सर. नहीं, राइट? कुछ सेल्स ज्यादा स्टेन होंगे, कुछ सेल्स कम स्टेन होंगे। जो सेल ज्यादा स्टेन होगा मतलब उसमें न्यूक्लियस ज्यादा है, बिकॉज न्यूक्लियस जो है वो स्टेन को पकड़ता है। न्यूक्लियस का एबिलिटी है टू कैच द स्टेन। Some regions appear darker than the other regions. Apart from the iodine solution, we could use saffron in solutions. मिथिलिन ब्लू, ये हमने रीड किया था, आई थिंक सो। यस सर. एक्टिविटी रीड की थी ये वाली। हाँ सर, ठीक है. ओके ओके। इसका शायद मार्किंग बाकी है ना, तो आज मैं क्या करूंगा लेक्चर के बाद ना, मतलब मार्किंग में दे दूंगा सारे इसके। ओके सर. आपका स्कूल का टाइमिंग क्या है? 11:40 तक है ना शायद? हाँ सर. ओके, तो फिलहाल हाउ मेनी लेक्चर्स? 2 लेक्चर्स और 3 लेक्चर्स? सर 4 लेक्चर. 4 लेक्चर्स, ओके ओके। हाँ. द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। न्यूक्लियस का अगर डायग्राम बनाए तो कुछ न्यूक्लियस इस तरह से दिखाई देगा।
जैसे 2 लेयर होंगी उसकी, ऑब्वियसली इतना मोटा नहीं होगा। यस, दिस इज मोर परफेक्ट, काफी पतला होगा वो इस तरह से। तो ये जो 2 लेयर्स उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये जो यहाँ पर होल है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर। उसके अंदर एक डार्क सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर होगा, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। यस, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड ये होगा, यहाँ पर जो लिक्विड होगा उसको मैं कहूँगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे इसको। इसको न्यूक्लियस कहें, न्यूक्लियोइड कहेंगे। ये न्यूक्लियर पोर होगा और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, एक ये वाला। ओके, सो 2 लेयर होंगे, द 2 layers आर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन यू विल हैव न्यूक्लियोइड, ये होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस के लिक्विड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके अलावा वहां पर ऐसे धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर होगा। मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ यहाँ पर, ऐसा धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर होगा ना, गंदा नहीं होगा, रुको। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क, ये ही आगे जाके डीएनए वगैरह के बारे में जो आप पढ़ोगे वो क्रोमेटिन नेटवर्क से ही बनेगा। लेट्स सी क्या क्या लिखा हुआ है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म टू द आउटसाइड। तो सेल के अंदर से सेल के बाहर तक का सामान जाएगा थ्रू न्यूक्लियोपोर। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो जब सेल डिवाइड होने वाला है तब ऐसा रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स। क्रोमा का मतलब होता है कलर, सोम यानी बॉडी, यानी ये वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा कलर पकड़ेगा, ये सबसे ज्यादा कलरफुल दिखाई देगा। क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम में सारा इंफॉर्मेशन होता है। ओके, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, किस तरह से इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब होता है किस तरह से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर पास ऑन होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा क्रोमोसोम में। उसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए तो सुना होगा आपने, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें हमारा सारा का सारा जेनेटिक डेटा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। हम कैसे दिखते हैं, हमारा क्या नेचर है, ये सारी चीजें डीएनए से पता कर सकते हैं हम। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और ये जो क्रोमोसोम है उसमें 2 चीजें होगी, डीएनए भी होगा और प्रोटीन भी होगा। ओके, DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. Functional segment of DNA are called as genes. जो functional segment होगा DNA का उसको हम क्या कहेंगे? Genes कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन। जीन। ठीक है, तो क्रोमेटिन नेटवर्क से बनेगा क्रोमोसोम, ये धागे से बनेगा ये वाला पार्ट। क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से बनेगा डीएनए और डीएनए से बनेगा जीन। तो सबसे छोटा क्या हो गया? जीन इज द स्मॉलेस्ट, जीन। राइट? यस। डीएनए और ये होगा जीन। जीन GENE, हाँ, जीन्स वाला JEANS मत लिख देना। यस। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है जो कोई ना कोई कैरेक्टर देगा। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज द क्रोमेटिन मटेरियल। जो सेल में डिवीजन नहीं हो रहा है
तो क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे प्रेजेंट होगा, जब डिवाइड होगा तब वो क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम में से ही डीएनए मिलेगा और डीएनए में से जीन मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो क्रोमैटिन नेटवर्क और ये Yes. दोनों सेम ही है। सी इट इज लाइक एक धागा है जिसको तुमने बस ऐसे बिछा के रखा है और वही धागे को समेट के रखा है। जब सेल डिवाइड होगा तब वही धागे को समेट के रखना है, यानी जैसे मांझा और फिरकी। मांझा पता है आपको, वो जो काइट उड़ाते तो वो हाँ धागा होता सर। है, दैट इज कॉल्ड मांझा। उस अगर वो सिर्फ धागा है तो दैट इज मांझा, बट उसी को अगर मैं फिरकी में टाई करता हूँ तब जाके वो क्रोमोसोम बनता है। क्लियर? Okay sir. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. तो जो chromatin material है वो क्या बन जाएगा? Chromosome. Okay. The nucleus plays a central role in the cellular reproduction. The process by which a single cell divides and forms two new cells, it is the crucial part, along with the environment, in determining the way the cells will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. जब भी न्यूक्लियस 1/2 होगा उसके बाद सेल 1/2 होगा, उस वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? Sir, can you repeat? यस यस, आई विल रिपीट। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद सेल डिवाइड करता है। ओके, Sir, बताता हूँ। divide क्यों करते हैं? ग्रो करने के लिए उसको बड़ा तो होना पड़ेगा ना। अब ये एक सेल ऐसा कब तक रहेगा? अब ये देखो, ये पूरा जो पार्ट हमने ड्रॉ किया था, मेरे को ये सारा लेबल हटा देता हूँ। ये सारा न्यूक्लियस का पार्ट था, राइट? न्यूक्लियस Yes sir. खुद किसका पार्ट है? न्यूक्लियस खुद एक सेल का पार्ट है। यस और Yes. नो? तो सपोज ये सेल है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद ये सेल ही 1/2 हो जाएगा। Okay sir. ओके, और सेल को डिवाइड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो हमारा ग्रोथ कैसे होगा, है ना? अगर सेल डिवाइड ही नहीं होते तो जब जैसे हम बचपन में थे वैसे ही रहते, एकदम स्मॉल बेबी जैसे। Yes sir. इट इज बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन कि हमारा ग्रोथ ऐसे अच्छे से प्रॉपरली दिखाई देता है। तो ये न्यूक्लियस भी 2 में हो जाएगा और सेल भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। यस और नो? और ये जो Yes. प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहेंगे? सेल Cell डिवीजन। division. In some organisms like bacteria, the nuclear region of cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो अगर यही सेल को मुझे बैक्टीरिया सेल बनाना है तो मुझे मेम्ब्रेन मिटा देनी है। ठीक है, बस इस तरह से होगा Yes उनका। sir. जेनेटिक मटेरियल पानी में तैर रहा होगा बेसिकली, जैसे Sir, बैक्टीरिया मतलब यूनिसेल्युलर है ना? यस, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, वेरी गुड, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर और दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जिनके कैरियोटा, पास न्यूक्लियर यस, नहीं जिनके होता है पास न्यूक्लियर प्रॉपर। मेम्ब्रेन नहीं होगा। इमेजिन करो आप एक स्विमिंग पूल में हो और स्विमिंग पूल में आपने कोई दूसरा लिक्विड डाल दिया। ओके, अब ये दूसरा लिक्विड और स्विमिंग पूल सब मिक्स हो जाएगा। यस और नो? उसी तरह यस से सर। प्रोकैरियोटिक सेल में यानी बैक्टीरिया में भी सेम होगा। जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म सेम मिक्स हो जाएगा, अलग अलग नहीं रहेगा। ओके, ओके सर। वेरेस अगर तुम वही लिक्विड को अगर एक वाटर बलून में डाल के पानी में डालते तो मिक्स होता था क्या? वो नहीं ना, नहीं। तो वो वही पानी में तैरता था स्विमिंग पूल में। तो यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन होगा और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, वेरेस ये जो क्या? अपना बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्लियर? यस सर। यस। In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structures whenever the cell is about to divide. Chromatin material visible होता है as entangled mass of thread, ठीक है? तो वो एक mass of thread जैसा दिखता है, मतलब धागे के बंच जैसा दिखता है। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने कहा, धागे वाला पार्ट क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वही लिखा है, न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर सेल डिवाइड करेगा, और वो बहुत एक क्रूशियल पार्ट है। क्रूशियल पार्ट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस सर।
सर तो जो डीएनए का जो वो रहता है वो सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है वो पार्ट। बॉडी के हर सेल में डीएनए होगा, एवरी सेल। ओके। ओके सर। Such undefined nuclear organizing nuclear region containing only nucleic acid is called as nucleoid. बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे, बिकॉज उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है. Such organism whose cell lack a nuclear membrane are called as prokaryotic. Pro यानी primitive, karyote यानी nucleus. ओके सर। Organism with cells having a nuclear membrane are called as eukaryotes. Prokaryotic cells also lack most of their other cytoplasmic organelles. Present in the eukaryotic cell. Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of cytoplasm. The chlorophyll in the photosynthetic prokaryotic bacteria associated with membranous vesicles, bag-like structures, but not plastered as in eukaryotic cell. तो जो बैक्टीरिया उनमें भी कुछ ऑर्गेनल होंगे, ऑब्वियसली प्लास्टिड और बाकी सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, मगर उनके पास भी कुछ ऑर्गेनल होंगे. उनके ऑर्गेनल में शायद मेम्ब्रेन नहीं होगा, मगर ऑर्गेनल्स तो होंगे. ओके, अब आते हैं साइटोप्लाज्म पर. ओके, ये हमने पीपीटी में थोड़ा सा पढ़ रखा है इसके बारे में. यहाँ पर भी देख लेंगे क्या है साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म. ओके व्हेन वी सर। लुक एट द टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील और अ ह्यूमन चीक सेल, जो हमने यहाँ पर पता है वो एक और एक्टिविटी किया था जहाँ पर चीक के अंदर से हमने वो आइसक्रीम का स्पून निकाल के यूज किया था. सर कौन सी एक्टिविटी? वो पता है, एक आइसक्रीम का स्टिक लेना था और चीक्स के अंदर का स्किन लेके चेक करना था, या तो या ऑनियन. सर। हाँ, उसमें हाँ दोनों में ही सर। हमें साइटोप्लाज्म नजर आएगा. दिस रीजन टेक्स अप अ वेरी लिटिल स्टेन, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. मैक्सिमम जो कलर है, मैक्सिमम जो स्टेन है, वो न्यूक्लियस लेता है. साइटोप्लाज्म में बहुत कम कलर आता है. साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. आई एम सो सॉरी, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है, जो जेली पार्ट है, उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट यस ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स. बहुत सारे स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं उसमें. ओके, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. और हर एक ऑर्गेनल एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है सेल के लिए. Cell organelles are enclosed by membranes. In prokaryotes, besides the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. तो cell organelles चीजों को enclose करके रखता है. प्रोकैरियोट्स में ये सारी चीजें एब्सेंट होती है. ओके, मेम्ब्रेन वाला कोई भी ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा. ऑन दी अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एंक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा ही, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होंगे जिसमें मेम्ब्रेन होगा. माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल में होगी. यूकैरियोटिक का मतलब होगा मॉडर्न कैरियोट. यू का मतलब होता है मॉडर्न या ट्रू. कैरियोट मतलब न्यूक्लियस. ऐसा सेल जिसके पास ट्रू या मॉडर्न न्यूक्लियस है उसको हम कहेंगे यूकैरियोट. क्लियर? The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. सर ये Why? चैप्टर आज हो जाएगा? पता नहीं, देखते हैं क्यों. 3 पेज और है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं ना. एग्जाम आपका 12th को है ना? हेलो, आपका जुलाई में है ना एग्जाम? डोंट वरी, तब तक हो जाएंगे तीनों चैप्टर्स. ओके. The significance of members of membranes can be illustrated with the examples of viruses. Viruses lack any membrane and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. वायरसेस के पास मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए वो बाकी सारे सेल का मशीनरी यूज करते हैं. सोचो मेम्ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होता तो हम भी वायरस जैसा बिहेव करते हैं, हमारे सेल्स भी. इसलिए मेम्ब्रेन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इज दिस क्लियर? ओके सर.
ओके, यहाँ पर आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे पेज का, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक। ठीक है, इस पे 4 स्टार मार दिया, सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस तो प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोटिक यानी मॉडर्न सेल, इनका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर। 10⁻⁻⁶ यानी कितना हुआ पता है? 0.0000001 मीटर। ठीक है, बेसिकली जो आप स्केल देखते हो, स्केल में जो सबसे छोटा डिवीजन होता है ना, जो सबसे या छोटी लाइन होती है, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 ऐसे छोटी लाइन होगी जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। यस सर। वो 1 मिलीमीटर का 1000 हिस्सा कर दो तो आपको मिल जाएगा 1 माइक्रोमीटर। सर ओके, इतना छोटा? इतना छोटा, वायरसेस तो इससे भी छोटे होते हैं। यस सर। ओके, और इनका यूकैरियोटिक सेल का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, ये 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है, ये 1 to 10 होता है। न्यूक्लियर रीजन, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इनके पास पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है। ओके, इनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है, सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप लिखोगे न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं हम इसको? न्यूक्लियर। न्यूक्लियोइड, वेरी गुड। क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं। जैसे ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम है? हमारे पास कितने क्रोमोसोम है पता है आपको? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 46 क्रोमोसोम अपने पास। कितने हैं? 46 क्रोमोसोम। ओके, तो जो ऐसा मैं बना रहा था एक्स वाला बॉडी फिरकी, ऐसे हर एक सेल में हमारे पास 46 ऐसे अलग अलग टाइप की फिरकियां होंगी। ओके, मेल और फीमेल दोनों में 46 होगा और हर एक सेल में होगा। ओके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा कि आपको कैसे लिखना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ओके, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे। एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट to keep its own content separate from the external environment. Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. To keep this activity of different kinds separate from each other, this cell use membrane-bound little structures for called organelles within themselves. This is one of the features of the eukaryotic cell distinguished from the prokaryotic cell. On this organelles are visible only with an electron microscope. Basically प्रोकैरियोट्स के पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं डिफाइंड स्ट्रक्चर करने के लिए। यूकैरियोट्स के पास वो पॉसिबल होता है। यूकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड हो गए हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए। ओके, और ये सारे स्ट्रक्चर हमें सेल में नहीं दिखाई देंगे, वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हर चीज बहुत ही मैग्नीफाई होकर दिखती है, हर एक चीज बहुत बड़ी दिखती है, तो उसमें हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्लियर? ओके सर। सर लेकिन क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है? क्रोमोसोम में ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम नहीं होगा तो हमारा कैरेक्टर ही नहीं आएगा। हमारा जितना भी कैरेक्टर है, हमारे जितने भी एंजाइम्स है, हमारे जितने भी प्रोटीन्स है, सबका कोड होता है क्रोमोसोम पे। तो सर जीन्स भी तो वही होता है ना? तो वही तो है ना, क्रोमोसोम से डीएनए बना है, डीएनए के अंदर जीन ओके सर। है ना। देखो, क्रोमोसोम एक बड़ा सा फिरकी है, उसका एक पार्ट ऑफ धागा इज डीएनए और वो धागे का छोटा छोटा पार्ट इज जीन। ओके क्लियर? सर। तो अगर मैं ऐसे ना, आपको बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे जहां पर ऐसे क्रोमोसोम बनाया हुआ होगा बड़ा सा। ठीक है, फिर उसके एक पार्ट से हम डीएनए ऐसे धागा निकालते हैं। ठीक है, फिर ये पार्ट को जूम करके वो लोग बताएंगे कि यहाँ पर डीएनए है। और ये डीएनए के छोटे से पार्ट को हम कहते हैं जीन। ओके, सो दिस पार्ट राइट हियर is gene.
This part is DNA. And this is chromosome. तो क्रोमोसोम को अगर मैं अनवाइंड करूंगा तो डीएनए मिलेगा, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है जीन। क्लियर? ओके सर। और सर क्रोमोसोम कितने टाइप के सेल्स होते हैं? हमारे बॉडी में हाँ। मतलब डिपेंड करता है आप कौन से बेसिस पे पूछ रहे हो। इट इज लाइक कितने टाइप की बुक्स होती है, तो आप बोलोगे ना सब्जेक्ट वाइज चाहिए या नोटबुक टेक्स्ट बुक साइज वाइज चाहिए, तो अकॉर्डिंगली अलग अलग क्लासिफिकेशन है सेल तो का। सर मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यस, यूजुअली हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल है, सोमैटिक सेल और सेक्स सेल्स। सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, ओके सर। इसको हम गैमीट्स बोलते हैं। जो मेल स्पर्म और एग फ्यूज होकर जाइगोट बनता है उसमें सेक्स सेल आता है। वैसे फिर अलग अलग बॉडी के अलग अलग से, जैसे एपिथेलियल सेल होगा, नर्वस का सेल होगा, मसल टिश्यू होगा, वैसे अलग अलग टाइप के टिश्यूज भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, बट सब में मेजरली ये कुछ चीजें होंगी, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्लियर? We have talked about the nucleus in a previous section. Some important organelles are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome. Lysosome है suicide bag. Okay. फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, प्लास्टिड इज नथिंग बट, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ओके, जहां पर तो फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट तो मतलब प्लांट सेल का पार्ट है ना? हाँ, बट इन जनरल प्लांट्स भी तो है ही ना, वो भी लिविंग थिंग ही है ना, वो भी तो ओके यूकैरियोटिक है, सर। उनको नहीं गिनेंगे क्या? इतना क्या नाराजगी है तुमको प्लांट से? हाँ, क्या बिगाड़ा है तुमने प्लांट्स का कि तुम प्लांट्स को पढ़ना ही नहीं चाहते? ठीक है, तो प्लास्टिड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, प्लांट्स अपने दोस्त लोग हैं, ठीक सर। है, ऐसा उनको बुरा बुरा नहीं बोलने का मन में। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन ऑफ द सेल। चलो, पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करो, ये वो रेस्टोरेंट है जहां पर राइबोसोम नाम का शेफ प्रोटीन नाम का खाना बनाता था, याद आया? यस सर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस से चालू होता था और वो सेल को स्ट्रक्चर देता था इंटरनली, उसमें स्मूथ था, रफ था, राइट? वही सारी चीजें पढ़ेंगे। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It looks like a long tubule or round or oblong bags or vesicles. The endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane. There are two types of endoplasmic reticulum, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum looks rough under the microscope because it has particles called ribosomes attached to the surface. The ribosomes, which are present in all active cells, are the site of protein manufacturing. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on the need using the endoplasmic reticulum. तो endoplasmic reticulum में प्रोटीन बनेगा, प्रोसेस होगा, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट या लिपिड बनाता है, इनका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल में। Some of the proteins and lipids help in building the cell membrane. This is known as membrane biogenesis. Very, very important. What is membrane biogenesis? Formation of membranes inside the cell is called membrane biogenesis. ठीक है, नाम में ही मतलब है, बायो यानी लिविंग, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब लिविंग सेल के अंदर मेम्ब्रेन बनाने का प्रोसेस। इज दिस क्लियर? यस सर। पक्का? सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब किधर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर की ना सेल ना के? ना 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 ना, बताता हूँ, रुको। ये है आपका सेल, ओके, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, और मैं डबल मेम्ब्रेन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंगल मेम्ब्रेन ही बना रहा हूँ। ओके सर। तो ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के यहाँ से स्टार्ट होता है वो, ऐसे ऐसे, ओके ओके। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। कहीं पर राइबोसोम होंगे, कहीं पर राइबोसोम नहीं होंगे। जहां पर राइबोसोम होंगे उसको मैं कहूंगा
रफ जहाँ पर राइबोसोम नहीं होंगे उसको मैं कहूंगा स्मूथ। तो अगर मैं तो सिर्फ सर ये एक ही होगा कि मतलब इसके और भी पार्ट्स होंगे? एक ही होता है, यूजुअली एक ही होता है, दो तीन हो सकते हैं मगर फिर वो इतने बड़े ओके। नहीं होंगे, दो तीन होंगे तो फिर ये वाला छोटा होगा थोड़ा सा। ऐसा होगा, एक ही होगा जो पूरा सेल मेम्ब्रेन तक जाएगा। यहाँ पर ओके अगर सर। राइबोसोम तुमने लगा दिया तो ये होगा रफ, ये पार्ट हो गया रफ, यहाँ पर नहीं है तो ये हो गया स्मूथ, ये हो गया रफ। तो सर राइबोसोम्स का क्या काम होता है? वही तो है जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन राइबोसोम का इज द है, वन अच्छा। जो प्रोटीन बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको जगह देता है प्रोटीन बनाने का। ओके ओके सर। बोला ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेस्टोरेंट है, हाँ यहाँ सर। पर राइबोसोम नाम का शेफ प्रोटीन नाम का खाना बनाएगा। ओके, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स होंगे जो एंजाइम और हॉर्मोन्स का काम करेंगे। Although the ER varies greatly in appearances in different cells, it always forms a network system. हमेशा उसका एक नेटवर्क वाला सिस्टम होगा, ऐसे ऐसे वो रेटिकुलम बनाता रहेगा, इसलिए उसको एंडो कहते हैं, इसलिए उसको रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम का मतलब फोल्डिंग। ये जो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है ना, तो अगर मैं सिर्फ विदाउट न्यूक्लियस को बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से ही लगेगा। ये जो नेटवर्किंग है उसका ऐसे मस्त राइट जैसा, इसको हम कहते हैं रेटिकुलम। ओके, और ये वाला पार्ट फिर जुड़ा रहेगा न्यूक्लियस से। ओके, इज दिस क्लियर? यस सर। It always forms a network system. Then let's move forward. Thus, one function of endoplasmic reticulum is to serve as channels for the transport of materials, especially protein. तो मोस्टली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका एक मेन काम है कि वो एक चैनल सिस्टम बनाता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है प्रोटीन्स के लिए बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के बीच में हो या एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में भी अगर प्रोटीन भेजना है तो ये भिजवा सकता है। Some of the biochemical activities in the cell are for some of the biochemical activities of the cell in the liver cell, a group of animals called vertebrates, SCR plays an important role in detoxification many poison and drug। हमारे लिवर में, ठीक है, वो हम वर्टिब्रेट्स है यानी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रेट्स में लिवर में डिटॉक्सिफाई करने के लिए मतलब टॉक्सिन्स को तोड़ने के लिए, ठीक है, एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम बनाने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम आता है। क्लियर? ओके सर। गोल्गी अपैरेटस, ठीक है, गोल्गी बोलो चाहे गोल्जी बोलो जॉल्जी बोलो, जो बोलना है बोलो, बस स्पेलिंग राइट रखो। The Golgi apparatus, first discovered by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles. They are flattened sacs approximately arranged parallel to each other in the sac called cisterns. That is also called as cisterna. इनका स्ट्रक्चर भी काफी सही होता है, ये वाईफाई जैसा दिखते हैं। इस तरह से दिखेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। ओके सर। Okay? Yeah. The material synthesized near the सर endoplasmic तो इनका reticulum, मतलब, सर ये मतलब ये भी सेल में प्रेजेंट होता है? सब ये सब कुछ सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड सेल ओनली। देखो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाले पार्ट को अगर आप जूम करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके सर।
देखा, मगर ये हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही होंगे, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो जो सर प्रोटीन आएगा ये उसको ये जो प्रोसेस डायग्राम करेंगे। है इसके हाँ अंदर हाँ, सारे पार्ट्स है सेल के। यस, प्लांट सेल के सारे पार्ट्स है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, डोंट वरी। गॉल्गी में ये मतलब एनिमल सेल है। नहीं, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होगा गोल्गी। ओके। इट फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है। गोल्गी याद रखो, उसको बोला था हमने, वो स्विगी जोमेटो वाला है, तो खाने को स्टोर करेगा, पैक करेगा, मॉडिफाई करेगा, वेसिकल बना के ट्रांसपोर्ट करेगा जहां जहां उसका जरूरत है। In some cases, complex sugars may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाने के लिए भी गोल्गी apparatus काम आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर वो साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये है मिस्टर कैमिलो गोल्गी, उन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाई किया वो सब दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो। ओके, उनको कुछ अच्छा स्टोरी नहीं है, वरना यूजुअली अच्छा स्टोरी देते वो लोग, ठीक है। यहाँ पर सब डेटा ही दिया हुआ है, कौन से कॉलेज में थे, क्या था, एक बार रीड करना। ऑल्दो एग्जाम में आएगा नहीं, नहीं पूछेंगे, बट ये याद रखो, गोल्गी apparatus कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। क्लियर। अब आते हैं लाइजोसोम पर। लाइजोसोम पे जो एक मस्त कॉमन क्वेश्चन आता है उसको हम कहते हैं व्हाई इज लाइजोसोम कॉल्ड एज द सुसाइड बैग। ओके, सुसाइड का मतलब क्या, सुसाइड बैग का मतलब क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय सुसाइड बैग? सर पता नहीं। सुसाइड बैग मतलब, सुसाइड का मतलब खुद को किल करना, राइट। या तो यहाँ पर वो जो ये जो लाइजोसोम है वो खुद के ही सेल को खत्म कर देता है, खुद के सेल ऑर्गेनल को किल कर सकता है, इसलिए हम इसको सुसाइड बैग्स कहते हैं। ओके सर। ओके, इट इज कॉल्ड द सुसाइड सर बैग्स लेकिन वो बिकॉज, खुद को ही क्यों किल करते हैं? वेरी गुड, मैं भी वही बताने वाला था। सोचो खुद को क्यों किल करता है, सर पता नहीं। सोचो सोचो। um, कोई भी सेल खुद के ही, कोई भी सेल ऑर्गेनल खुद के ही सेल को कब किल करेगा या क्यों किल करेगा, कुछ तो रीजन रहा होगा। सर आई डोंट नो। अगर वो डिफेक्टिव हो गया, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, वो सेल बाकी सारे सेल को सता रहा है, तो ये खुद ही फट जाएगा, ठीक है। सर लेकिन फिर वो खुद ही क्यों किल कर देगा अपने आप को? उसका काम ही है, उसका काम ही है कि अगर सेल ढंग से काम नहीं कर रहा है तो ये जाके ब्लास्ट कर देगा। ब्लास्ट कर देगा बेसिकली, इसके पास एंजाइम होता है, वो एंजाइम रिलीज करेगा, वो एंजाइम की वजह से सारे के सारे सेल, सेल के अंदर का सारा सामान खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम इसको सुसाइड बैग बोलते हैं, उसका फंक्शन है ये। और ये इंपॉर्टेंट भी है, सर वो सपोज कोई भी ये चीज को पर्टिकुलर, मतलब किल कर बताता सकते हूँ हैं? बताता हूँ, नहीं वो सेल के अंदर सबको किल कर सकता है, सेल के बाहर कुछ नहीं, ठीक है। ओके। सपोज कोई बैक्टीरिया है जिसने एक सेल को इन्फेक्ट कर लिया और वो सेल खराब हो चुका है, बैक्टीरिया भी अंदर है, तो लाइजोम क्या करेगा, वो सेल को भी मार देगा और वो बैक्टीरिया को भी मार देगा, जिसकी वजह से बॉडी के बाकी सारे सेल्स प्रोटेक्टेड रहे। ओके, तो ओके ये सर। अपना बलिदान देता है दूसरे लोगों के लिए। ओके, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, चीजों को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जैसा है सेल के। ओके, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट होगा वो डिस्पोज होगा थ्रू लाइसोसोम। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as worn out cell organelle। तो इसकी वजह से जो भी डाइजेशन है, कोई भी worn out सेल होगा, कोई भी टूटा फूटा सेल होगा, कोई भी पुराना सामान होगा, वो निकल जाएगा। Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as solid as well as old organelles end up in the lysosome। जो भी पुराना सामान होगा, जो भी वेस्ट होगा, जो भी बैक्टीरिया होगा, वो लाइसोसोम आके खत्म कर लेगा। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down organic material during the disturbances in the cellular metabolism. For example, when the cell gets damaged,
Lysosomes may burst and enzyme digest their own cell. Therefore, lysosomes are known as suicide bags. इनको suicide bags कहा जाता है because अगर सेल पुराना हो गया, जरूरत नहीं है या कुछ इश्यू है, तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय कर देगा खुद के ही सेल को। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया भी बड़ा सही है, वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है या इस तरह से दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यस, ये तो पता होगा आपको। यस सर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा नहीं है वैसे। यही तो याद रहता है ना। सर लेकिन हम लोगों को ये 8th स्टैंडर्ड में था। अच्छा, 8th स्टैंडर्ड में था या नहीं था? था सर, लेकिन सर सिर्फ पार्ट था, वो क्या उसका काम है वो नहीं था। सर आई कांट हियर यू। हेलो सर। हेलो। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? नो सर। यस, कैन ओके यू हियर हाँ मी? सर। अभी सुनाई दे रहा है अच्छे से? यस सर। हाँ, वो बारिश शायद है इसलिए नेटवर्क इशू हो रहा है। यस सर। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी चला गया मेरा अच्छा वाला। चलो वापस बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बोल रहे थे आपको? 8th में था ये। सर 8th में सिर्फ मतलब ये पार्ट था, इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया था, सिर्फ बताया ओके, था कि एक पार्ट होता है। अच्छे से तो अभी भी नहीं बताया फिलहाल, बट जितना भी 8th से तो ज्यादा ही बताया। इसमें भी या ना 2 मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। अंदर वाला जो ये जो फोल्डिंग बना रहा हूँ ना मैं, फिंगर लाइक, इसको हम कहते हैं क्रिस्टा। क्या कहते हैं? क्रिस्टा। क्रिस्टल। ठीक है। जैसे गोल्गी अपैरेटस में सिस्टरना था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रेटिकुलम था, इसको हम कहते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या होता है कि इसको पावर हाउस बोलते हैं? यहाँ पर होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, और बनता है एटीपी। क्या बनता है? एटीपी। एटीपी क्या है बताओ? सर व्हाट कोई इज एटीपी? एनर्जी एनर्जी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सभी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का काम करता है। इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। जैसे ओके तुम्हें सर। कोई भी चीज खरीदने के लिए, कोई भी चीज बेचने के लिए तुम्हें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, मनी मिलता है, राइट? यस सर। उसी तरह से बॉडी में कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई भी चीज तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एटीपी हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी है। इज दिस ओके क्लियर? सर। यस सर। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। Mitochondria are also known as the powerhouse of the cell. Mitochondria have two membrane coverings. The outer membrane covering is porous while the inner membrane is deeply folded. Outer वाला porous होगा, छोटे छोटे होल्स होंगे, और अंदर वाले में फोल्ड होंगे। ये फोल्ड से एरिया बढ़ता है। दिस फोल्ड इंक्रीजेस द एरिया ऑफ एटीपी जनरेटिंग केमिकल। तो अगर एक फ्लैट पेपर ले लो और वही पेपर को ऐसे फोल्ड कर करके ले लो, तो एक छोटे से जगह में बहुत सारा पेपर आ जाएगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यस और नो? यस सर। तो ऐसा फोल्डिंग होता है सो दैट मैक्सिमम एरिया मिले एटीपी बनाने के लिए। एटीपी इज नथिंग बट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, वो एनर्जी की करेंसी है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क के लिए, नए नए कंपाउंड्स बनाने के लिए बॉडी ये एनर्जी को रखती है। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make some of their own protein. मतलब
माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े से अलग है बिकॉज इनके पास खुद का डीएनए है, यानी जो मैंने डबल फोल्डिंग बनाया उसके अलावा उनके पास खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा, यानी जो इनको न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो खुद से अपना काम कर सकते हैं, खुद से डिवाइड कर सकते हैं, खुद से प्रोटीन बना सकते हैं, तो काफी सेल्फ सफिशिएंट है माइटोकॉन्ड्रिया। इज दिस क्लियर? ओके सर। ओके, अब आते हैं प्लास्टिड्स पे। देखते हैं प्लास्टिड्स क्या है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यही आप बोल रहे थे प्लांट्स में ही होता है ना? यस, सिर्फ यस। प्लांट्स में होता है। There are two types of plastid, chromoplast that is colored and leucoplast that is white. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में अलग अलग कलर होता है, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होगा, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट आर important for photosynthesis. Chloroplast also contains yellow orange pigments in addition to chlorophyll. तो क्लोरोफिल के अलावा उनमें होगा यह येलो कलर का, ऑरेंज कलर का पिगमेंट। ओके, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली organelles in which materials such as starch, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। और जो ये ल्यूकोप्लास्ट है उसमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ये सारी चीजें स्टोर्ड रहेगी। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्टोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का लिक्विड होगा और उसके अंदर होगा मेम्ब्रेनियस लेयर, जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी काफी इजी है, ऐसे बनाना है 2 लेयर। ओके, उसके बाद सैक ऑफ कॉइन बनाना है। पतला पतला कॉइन होगा, इनके बीच में चैनल होगा, तो यहाँ से सामान यहाँ पर जा सकता है, फिर ऐसा यहीं पर होगा, यहाँ का सामान यहाँ पर जा सकता है, इस तरह से सर लेकिन क्लोरोप्लास्ट दिखाई प्लांट्स देगा। को फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल क्यों चाहिए होता है? क्लोरोफिल के अंदर ही वो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनता है। ओके सर। क्लोरोप्लास्ट के पास ही वो एंजाइम है, या वो तुम कह सकते हो वो केमिकल्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज बनाएगा। ओके, इसलिए तो हमारे पास नहीं, अगर हमारे पास आ गया तो हम भी खाना बना सकते हैं। सोचो कितना अच्छा लगेगा, भूख लगी है आपको, हाथ बाहर निकाल दो, धूप में मस्त खाना बन जाएगा और आपका भूख मिट जाएगा, है ना? यस। मगर फिर हम शायद मूव नहीं कर पाएंगे, प्लांट जैसे एक ही जगह पे रुकना पड़ेगा, बारिश आया तो भी वहीं पर, धूप आया तो भी वहीं पर। ओके, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैज स्ट्रोमा. These are similar to mitochondria in internal structure, sorry, in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their own DNA and ribosome. इनके पास भी खुद का सब सामान है, खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, तो ये लोग भी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, मैं ना अभी आपको लेक्चर के बाद ही मैं नोट्स भेज देता हूँ, वो आपको लिखना है आपके नोटबुक में, ठीक है? उसके ओके अलावा सर, जो तो डायग्राम, मार्किंग नहीं दोगे आप? नहीं वो मार्किंग में ना बहुत सारी चीजें यहाँ वहां पर, उससे बेटर मैं नोट्स बना के ही दे देता ओके हूँ, सर। दैट विल बी मच मोर इजियर। ओके। ओके, तो वो आप लिख लेना, वो मैं पूरे चैप्टर के साथ में ही भेज रहा हूँ, आप एटलीस्ट यहाँ तक प्लास्टिड के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया तक जितना भी है वो लिख देना अलॉन्ग विद द डायग्राम्स, ठीक है? सर कब तक? नेक्स्ट वीक। ओके सर, नेक्स्ट वीक को आपका लेक्चर मंडे को है ना? यस, मंडे को है। ओके ठीक है, तो सर थोड़ा ही लिखूं क्योंकि हमें स्कूल का भी बहुत सारा होमवर्क मिला हाँ है। बच्चा, नेक्स्ट वीक मतलब मैं नेक्स्ट थर्सडे मांग रहा हूँ, मैं मंडे को नहीं मांग रहा हूँ, ओके ओके ठीक। है ना? इतना बुरा नहीं हूँ मैं, डोंट वरी, ठीक है? ओके सर। चलो, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम वैक्यूल और ये चैप्टर खत्म कर देंगे और फिर जो पीपीटी वाला पार्ट है वो देखेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर।